नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे यूरोपियन हाइपरलूप वीक में पहुंची भारत की आविष्कार हाइपरलूप टीम की। बताएंगे क्या है कोविड से ठीक हो चुके लोगों के लिए NBRC की मानसिक प्रभाव आकलन योजना। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। भारत में हाइपरलूप परिवहन की उम्मीद जगा रही है टीम आविष्कार हाइपरलूप। अपने प्रोटोटाइप के साथ यूरोपियन हाइपरलूप वीक का हिस्सा बनी है IIT मद्रास के छात्रों की ये टीम। कोविड से मस्तिष्क पर पड़े प्रभावों का पता लगाने के लिए होगी ब्रेन स्ट्रेस मैपिंग। मानेसर स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ने मेदांता अस्पताल के सहयोग से प्रस्तावित की योजना। भारतीय लोगों के अनुकूल पहला मेक इन इंडिया ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट लॉन्च। IIT कानपुर के सहयोग से तैयार ये टेस्ट विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक क्षमता आकलन के लिए सहायक। और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य को पाने में मदद करेगा तीसरी पीढ़ी का सोलर सेल। DST का स्वायत्त संस्थान ARCI तैयार कर रहा है किफायती और ज्यादा कुशल समाधान। IIT मद्रास के आविष्कार हाइपरलूप टीम स्पेन में चल रही यूरोपियन हाइपरलूप वीक प्रतियोगिता का हिस्सा बनी है। 40 छात्रों की इस टीम ने विश्व स्तरीय हाइपरलूप पॉड विकसित किया है। ये पहली एशियाई टीम है जिसने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय SpaceX हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह बनाई थी। महामारी की चुनौतियों के बावजूद IIT मद्रास के छात्रों ने अपनी स्वदेशी तकनीक में कई सुधार किए हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक के अंदर ही हाइपरलूप वाहनों का विचार दुनिया के सामने आया, जिसे परिवहन का 5वां तरीका माना जा रहा है। हाइपरलूप वैक्यूम ट्यूब के अंदर वाहन चलाने की अवधारणा है, जिसमें हवा और अन्य प्रतिरोध कम होने के चलते वाहन को कम ऊर्जा में तीव्रतम गति से चलाया जा सकता है। पूरी दुनिया में लोग इस त्वरित और ज्यादा सुरक्षित परिवहन को व्यवहारिक बनाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सेंटर फॉर इनोवेशन की आविष्कार हाइपरलूप टीम इस दिशा में अग्रणी कही जा सकती है। भारत में स्वचालित स्वायत्त हाइपरलूप पॉड के स्वदेशी डिजाइन और विकास पर काम कर रही यह टीम एकमात्र एशियाई टीम है जिसने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय SpaceX हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के फाइनल में क्वालिफाई किया था और अब 19 जुलाई से स्पेन में शुरू हुई यूरोपियन हाइपरलूप वीक में विश्व की अन्य टीमों को चुनौती दे रही है। इस प्रतियोगिता के लिए 40 छात्रों की इस टीम ने महामारी के दौरान बेहतर प्रोटोटाइप हाइपरलूप पॉड विकसित किया, जिसे भारतीय स्थितियों के अनुकूल डिजाइन किया गया है। यह पॉड चेन्नई से बेंगलुरु के बीच की दूरी को 30 मिनट में तय कर सकता है। हाइपरलूप हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट की अगली पीढ़ी है, जिसमें मेट्रो जैसे छोटे छोटे पॉड्स तेज रफ्तार से वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर चलते हैं। क्योंकि पॉड्स वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर चलते हैं, उनमें ड्रैग और फ्रिक्शन नहीं होता, जिस वजह से वो काफ़ी कम ऊर्जा में काफ़ी तेज स्पीड पे चल सकते हैं। मान लीजिए अगर बेंगलोर और चेन्नई के बीच हाइपरलूप कॉरिडोर बनाया जाए तो बेंगलोर से चेन्नई जाने का जो समय है, जो कि अभी 6 घंटे है, उसको 30 मिनट में कवर किया जा सकता है। टीम आविष्कार ने बेंगलोर और चेन्नई के बीच एक हाइपरलूप कॉरिडोर के लिए ऊर्जा से लेकर व्यावसायिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया और किफायती स्वदेशी तकनीक पर काम शुरू किया। कई सफल प्रोटोटाइप पॉड विकसित कर चुके इन शोधकर्ताओं ने अब नई तकनीक के तहत गर्भ पॉड विकसित किया है, जिसमें कॉन्टैक्टलेस प्रपल्शन और चुंबकीय ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया गया है। प्रतियोगिता में जाने से पहले छात्रों ने अपनी इस नवीन तकनीक के प्रोटोटाइप पॉड का सफल परीक्षण किया। इस तकनीक से पॉड की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह टीम इस परिवहन के पर्यावरण अनुकूल उपायों पर भी शोध कर रही है। टीम आविष्कार हाइपरलूप के नए पॉड गर्भ पर हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार हम कॉन्टैक्टलेस प्रपल्शन और कॉन्टैक्टलेस ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्टैक्टलेस प्रपल्शन यानी कि बिना ट्रैक के संपर्क में आए पॉड को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ हम लेविटेशन मैकेनिज्म का भी शोध कर रहे हैं। इसके अलावा ट्यूब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम सोलर पैनल लगाकर सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस एनर्जी का प्रयोग हम पॉड्स को चलाने में कर सकते हैं। यही कारण है कि हाइपरलूप
को इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कहा जाता है। भारतीय शोधकर्ताओं की तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन काफी महत्वपूर्ण है। यह भारत में उच्च गति परिवहन की उम्मीद जगाता है। यह तकनीक रक्षा, रसद और एरोस्पेस उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनुप्रयोगों में काम आ सकती है। कई कंपनियां मुंबई, पुणे और चंडीगढ़, अमृतसर जैसे मार्गों पर हाइपरलूप प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं। आईआईटी मद्रास की टीम आविष्कार का प्रयास ट्यूब और पॉड्स निर्माण की लागत को कम से कम करना है, ताकि जल्द भारत में परिवहन की गति तेज हो सके। मानेसर स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र अब कोविड-19 से ठीक हुए लोगों की ब्रेन स्ट्रेस मैपिंग करेगा। वेदांता अस्पताल गुरुग्राम के सहयोग से एनवीआरसी के शोधकर्ता एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक द्वारा इस महामारी के चलते रोगियों के मस्तिष्क पर हुए प्रभाव का पता लगाएंगे। जल्द ही शुरू किया जाने वाला यह अध्ययन पोस्ट कोविड मानसिक हानि की पहचान और उसके उपचार में उपयोगी होगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण ऐसी महामारी है जिसने एक साथ वैश्विक स्तर पर जनजीवन को हानिकारक रूप से प्रभावित किया है। इस दौरान कई अध्ययनों में सामने आया कि कोविड-19 सिर्फ श्वसन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस संक्रमण ने तंत्रिका संबंधी और मानसिक विकारों को बढ़ाया है। ये वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। ये इसलिए भी चिंताजनक है कि आमतौर पर इस दौरान अस्पतालों में श्वसन तंत्र और शरीर के अन्य हिस्सों से संबंधित चिकित्सीय उपचार कर दिए जाते हैं, लेकिन मनोविकार आसानी से पहचान में नहीं आते और कोविड से ठीक होने के बाद इसके दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। इसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर ने मेदांता अस्पताल के साथ मिलकर मानसिक स्वास्थ्य निगरानी की एक योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत कोविड से ठीक हो चुके लोगों की एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा मस्तिष्क तनाव मैपिंग की जाएगी। पहले ये आइडिया था जो लंग्स में पहले हो रहा है, बाद में कुछ थोड़ा थोड़ा ब्रेन में आता है, बट ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, साइंटिफिकली ठीक नहीं है, बिकॉज वो लंग्स का जो है और ब्रेन में एक साथ में हो रहा है। मान लीजिए लंग्स का इफेक्ट आपको साथ ही साथ मिल रहा है, बट ब्रेन का जो इफेक्ट है ना वो साथ ही साथ नहीं आ रहा है। वो इफेक्ट आ रहा है जब का आपका हॉस्पिटल से आप रिलीज हो गया, आप घर में हैं, रेस्ट ले रहे हैं, उसी समय में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आफ्टर 2 महीने 3 महीने के बाद आपका प्रॉब्लम कन्फ्यूजन, आप कुछ स्मरण याद नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई आपको उसी समय से थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जहाँ से आपको मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा और एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के दौरान मस्तिष्क में सामान्य से बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों का उत्पादन होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स में भारी कमी आती है। इसके नतीजे में खासकर कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले और बुजुर्ग मरीजों में कोविड से ठीक होने के बाद में आमतौर पर उलझन, आत्मबल की कमी, याददाश्त की कमी जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एनबीआरसी द्वारा प्रस्तावित इस योजना के तहत 3 अलग अलग ग्रुप में स्वस्थ लोगों, कोविड से ठीक हुए बिना लक्षण वाले लोगों और कोविड के बाद लक्षण आने वाले लोगों का संरचनात्मक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक और व्यवहार संबंधी अध्ययन किया जाएगा और अत्याधुनिक ब्रेन मैपिंग तकनीक द्वारा प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से मनोविकार की पहचान कर उनके सही उपचार की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। 300-300 ओसा सैंपल्स यहाँ पे आएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर से, और एक आदमी आएगा जहाँ पे जिसको कोहोट हुआ था, लाइक कोविड हुआ था, बट इसको कुछ सिम्टम्स नहीं था, एकदम सीधा साधा। बट थर्ड केस है कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जिसको थोड़ा थोड़ा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, जो अब हेडेक ज़्यादा था। इसी तरफ से पर्सन को एक
एक कैटेगरी में लगा देंगे। सो इसी तरफ से आपको जो ब्रेन को जो एनालिसिस करेंगे, जो केमिकल जो इम्बैलेंस हो रहा है, वो जो प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म जो ब्रेन में वो वायरस पूरा बर्बाद कर दिया, उसी तरफ से कितना बर्बाद कर दिया वो मैं डिटेक्ट कर सकते। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान तंत्रिका संबंधी और मनोविकार अध्ययन और अनुसंधान के प्रमुख संस्थानों में से एक है। इससे पहले संस्थान ने अल्जाइमर जैसे घातक मस्तिष्क रोग को लेकर महत्वपूर्ण शोध किए हैं। साथ ही संस्थान ने देश में मस्तिष्क विकारों और अनुसंधान से जुड़ी ऑनलाइन डेटाबेस प्रणाली भी विकसित की है, जिसका दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक और रणनीतिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़े भी इसी डेटा सिस्टम द्वारा वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। हाल ही में भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनी तरह का पहला ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट लॉन्च किया गया। अल्बर्टा विश्वविद्यालय कनाडा और आईआईटी कानपुर सहित कई संस्थानों के संयुक्त अध्ययन से तैयार किया गया ये टेस्ट संज्ञानात्मक क्षमताओं का स्वदेशी परीक्षण है। बीबीआईटी स्कूलों और अन्य बौद्धिक शक्ति आकलन क्षेत्रों सहित न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को समझने में ये सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में अब बौद्धिक क्षमताओं और अक्षमताओं को समझने के लिए कई तरह के संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। इसी दिशा में हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा तैयार पहले स्वदेशी ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट बीबीआईटी को लॉन्च किया गया है। कनाडा स्थित अल्बर्टा विश्वविद्यालय में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसर जेपी दास के नेतृत्व में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ब्रजभूषण सहित कई संस्थानों के शीर्ष मनोवैज्ञानिक पिछले 3 साल से इस दिशा में कार्य कर रहे थे और अब इस टीम ने भारतीय लोगों की बौद्धिक क्षमताओं का मानकीकृत परीक्षण तैयार करने में सफलता हासिल की है। इस टेस्ट को हैदराबाद स्थित बीबीआईटी इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उपयोग भारतीय मानदंडों के अनुरूप प्रमुख बुद्धि या संज्ञानात्मक कार्यों के आकलन के लिए किया जा सकता है। आदमी की बौद्धिक क्षमता को पहचानना एक बहुत ही आवश्यक अंग माना जाता है साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में और आमतौर पर समाज में। और इस काम के लिए अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेपी दास के नेतृत्व में भारतीय मनोवैज्ञानिकों और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्टों का एक दल था और इस दल ने एक टेस्ट बनाया जिसका हमने नाम रखा है ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट में 2 प्रमुख अंग हैं इसके। एक जिसको हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव प्लानिंग एंड फंक्शनिंग है और दूसरा जिसको हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है। तो इन 2 धाराओं के बीच में कई सारे सब टेस्ट हैं जिसके माध्यम से आप व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पता कर सकते हैं। ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट मस्तिष्क की बौद्धिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क तंत्र के सिद्धांतों और प्रणालियों पर आधारित है। 2 प्रमुख भागों वाले इस परीक्षण में संज्ञानात्मक लचीलापन, अवरोध नियंत्रण, कार्यशील स्मृति, प्रवाह, योजना और जटिल समस्या समाधान, विन्यास और क्रमिक प्रसंस्करण शामिल हैं। ये टेस्ट पारंपरिक इंटेलिजेंस टेस्ट की तुलना में ज्यादा प्रभावी और सटीक है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए उपलब्ध बीबीआईटी टेस्ट स्कूल उपलब्धियों, करियर योजना भविष्यवाणी करने, स्टेम या मानविकी में सापेक्ष शक्ति और कमजोरी जैसे बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में काफी सहायक हो सकता है। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मिर्गी, मनोभ्रंश, बुढ़ापा, गरीबी या सांस्कृतिक नुकसान से प्रभावित लोगों की संज्ञानात्मक रूपरेखा तैयार करने में भी उपयोगी होगा। अगर कोई स्कूल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर चाहता है कि वो अपने यहाँ के बच्चों का, अपने यहाँ के एडोलेसेंट्स का वो एक क्वांटिफिकेशन करे, पता करे कि उनकी क्या क्षमता है, क्या समस्या है। क्लिनिक्स में अगर जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, अगर इन चीज़ों को उन्हें पता करना है तो इस टेस्ट का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है।
वयस्कों के लिए भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, और वयस्कों में अगर आप चाहते हैं कि किस वयस्क में किस तरह की क्षमता है, ताकि उसको उसके काबिलियत के हिसाब से उसको जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो यह एक बेहतरीन उपाय है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार यह स्वदेशी मस्तिष्क आधारित बौद्धिक परीक्षण कई तरह की संज्ञानात्मक अक्षमताओं को समझने में मदद कर समाज उपयोगी योगदान कर सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई ये अपनी तरह की पहली अनूठी विधि है, जो कई तरह के परिवर्तन लाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत निर्माण में भी सहायक साबित हो रही है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत अब तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें सबसे प्रमुख सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक को लागत प्रभावी, सरल और ज्यादा दक्ष बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस काम में हैदराबाद स्थित डीएसटी का स्वायत्त संस्थान ARCI अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संस्थान लगातार नई पीढ़ी के उन्नत सोलर सेल विकास की दिशा में काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार भी लगातार वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा दे रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी संसाधन सौर ऊर्जा है। भारत सरकार ने साल 2022 तक 100 गीगाबाइट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी तय किया है। अपनी स्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स इस दिशा में भी नवीन समाधान उपलब्ध करा रहा है। ARCI ने सक्रिय रूप से नई पीढ़ी के पेरोव्स्काइट सोलर सेल विकसित करने पर काम किया है, जो पारंपरिक सोलर सेल से ज्यादा बेहतर और उच्च दक्षता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पाने में देश की मदद कर सकते हैं। सोलर सेल ही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मौजूदा समय में सिलिकॉन सोलर सेल फोटोवोल्टिक सबसे बेहतर माने जाते हैं, लेकिन इन सेल से बने पैनल कठोर, मोटे और ज्यादा जगह घेरने वाले होते हैं, जिससे इनके अनुप्रयोग भी सीमित हो जाते हैं। साथ ही इनकी ऊर्जा गहन बहुचरणीय प्रक्रिया ऊर्जा उत्पादन को महंगा बना देती है। जबकि नई पीढ़ी के पेरोव्स्काइट सोलर सेल बिना दक्षता से समझौता किए सिलिकॉन सोलर सेल की इन कमियों को दूर करते हैं। यह सोलर सेल हल्के और लचीले हैं, साथ ही ऊर्जा गहन प्रक्रिया को आसान ऊर्जा गहन प्रक्रिया में बदल देते हैं। खास बात यह है कि इन पर सिलिकॉन सोलर सेल की तुलना में 1/3 खर्च आता है। सीधे या किसी भी आकार में मोड़े जा सकने की खूबी इन्हें एकीकृत फोटोवोल्टिक का बेहतर विकल्प बनाती है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल का कार्य सिद्धांत पेड़ की पत्तियों के कार्यतंत्र जैसा है। जिस तरह पत्तियों के क्लोरोफिल पिगमेंट सूर्य के प्रकाश को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह पेरोव्स्काइट सेल्स प्रकाश को अवशोषित कर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इन सेल्स में सूरज से बिजली बनाने के लिए कई परतों का इस्तेमाल किया जाता है। पेरोव्स्काइट सौर सेल में एनोड तैयार करने के लिए सबस्ट्रेट पर लेपित पारदर्शी प्रवाह के ऑक्साइड या FTO का उपयोग किया जाता है। फ्लोरीन डॉप्ड टिन ऑक्साइड FTO ग्लास को काटकर सेल को आकार दिया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव छोरों को अलग रखने के लिए एक और सबस्ट्रेट पर मेटल डस्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा नक्काशी की जाती है और FTO वाले पक्ष को एक टेप का उपयोग कर मास्क किया जाता है और फिर स्पिन कोटिंग की मदद से इलेक्ट्रॉन परिवहन परत पारदर्शी ऑक्साइड पर चढ़ाई जाती है। फिर लेड आयोडाइड और मिथाइल अमोनियम आयोडाइड के मिश्रित घोल से तैयार किए गए पेरोव्स्काइट प्रीकर्सर सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रॉन परिवहन परत पर स्पिन कोटिंग की जाती है और उसे गर्म होने के लिए 100 डिग्री के तापमान पर रख दिया जाता है, जिससे पेरोव्स्काइट की एक परत बन जाती है। इसके बाद होल ट्रांसपोर्टिंग लेयर चढ़ाई जाती है। ये परत ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सोलर सेल में उत्पन्न छिद्रों में इलेक्ट्रोड को जमा करने में सहायक होती है। इसके बाद कैथोड का काम करने वाली गोल्ड इलेक्ट्रोड परत के लिए इलेक्ट्रोड्स को मास्क किया जाता है।
ये सेल इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग सीधे विद्युत ऊर्जा के लिए करते हैं। ARCI का यह विकास सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक नया आयाम ला सकता है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन आसान और किफायती हो जाएगा और बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। ज्ञान विज्ञान में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस लौटते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ हुआ। विक्रम संवत के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1723 को हुआ था। सिख समुदाय के बीच गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अपने पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, कवि और आध्यात्मिक गुरु थे। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 शिष्यों को लेकर खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय में ये घटना काफी पवित्र मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना को पूरा किया और इसे गुरु के रूप में सुशोभित किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित ताजा अध्ययन के अनुसार आधुनिक मानव जीनोम का सिर्फ 1.5 से 7% हिस्सा ही हमारी प्रजाति के लिए विशिष्ट है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता आनुवांशिक विश्लेषण तकनीक एंसेस्ट्रल रिकॉम्बिनेशन ग्राफ का इस्तेमाल करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधुनिक मानव, पूर्व मानव निएंडरथॉल्स और डेनिसोवन के जीनोम डेटा का उपयोग कर जीनोम्स को अनुक्रमित किया। इसके बाद एंसेस्ट्रल रिकॉम्बिनेशन ग्राफ टूल का उपयोग 3 प्रजातियों को शामिल कर एक वंशावली तैयार करने के लिए किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि आधुनिक मानव जीनोम का केवल 1.5 से 7% भाग ही ऐसा है जो हमारे पूर्वजों से हम तक नहीं आया। यह दर्शाता है कि हम एक निएंडरथॉल्स जैसे अपने पूर्वजों से आणविक स्तर पर बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। यह भी देखा गया कि पिछले 6 लाख वर्षों में हमारा आनुवांशिक अनुकूलन मुख्य रूप से सिर्फ मस्तिष्क विकास और कार्य से जुड़ा रहा है और शायद यही हमें अद्वितीय बनाता है। 20 जुलाई को अमेज़न के संस्थापक जेफ बीजोस ने अपनी कंपनी के अंतरिक्ष यान यानी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट न्यू शेपर्ड पर सवार होकर बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा की। यह दुनिया की पहली पायलट रहित सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। बीजोस के साथ उनके भाई मार्क बीजोस, नीदरलैंड का एक 18 वर्षीय छात्र ओलिवर डेमन और टेक्सास की 82 वर्षीय बॉली फंक भी थीं। इसके साथ ही ओलिवर डेमन जहां दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, वहीं बॉली फंक दुनिया की सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। न्यू शेपर्ड के रॉकेट और कैप्सूल को सबऑर्बिटल स्पेस में वर्टिकली लॉन्च किया गया था। 10 मिनट और 18 सेकंड की यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौटने से पहले कैप्सूल 66.5 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया। कैप्सूल ने पैराशूट की सहायता से पश्चिम टेक्सास के रेगिस्तान में एक सहज लैंडिंग की। ब्लू ओरिजिन में काम कर रही कल्याण, महाराष्ट्र की इंजीनियर संजल गावंडे ने भी न्यू शेपर्ड रॉकेट सिस्टम में योगदान दिया है। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल संस्थान ने नेत्र कैंसर के इलाज के नए तरीके को पेश किया है। अस्पताल के नेत्र रोग और कैंसर रोग विशेषज्ञों की टीम ने एक 4 साल के बच्चे की आंख पर प्लाक ब्रेकी थेरेपी की सफल प्रक्रिया पूरी की। कैंसर के चलते यह बच्चा अपनी बाईं आंख की रोशनी खो चुका था और पूरी तरह दृष्टि बाधित होने की कगार पर पहुंच गया था।
चिकित्सा दल द्वारा यह सर्जरी स्थानीयकृत रेडिएशन इलाज प्रक्रिया का इस्तेमाल करके की गई। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से प्राप्त एक स्वदेशी रुथेनियम 106 प्लाक को आंख में डाला गया और उसे आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आर्मी अस्पताल इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने वाला पहला सशस्त्र बल अस्पताल बन गया है। गुंटूर स्थित चेब्रुलू इंजीनियरिंग कॉलेज के शोधकर्ताओं ने स्वचालित ट्रेन शौचालय सीवरेज निपटान प्रणाली विकसित की है। यह तकनीक जैव शौचालयों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प बन सकती है। रेलवे ने मानव अपशिष्ट से होने वाली हानि और प्रदूषण को कम करने के लिए तेजी से रेलों में जैव शौचालयों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। यह शौचालय मानव अपशिष्ट को गैस में बदलने के लिए एनारोबिक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, लेकिन यह बैक्टीरिया शौचालयों में फेंकी गई प्लास्टिक या कपड़े जैसी सामग्री को विघटित नहीं कर पाते। मेक इन इंडिया पहल के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के समर्थन से विकसित इस प्रणाली में 3 सरल चरणों का इस्तेमाल कर इस समस्या को भी दूर किया गया है, जिसमें स्वचालित रूप से गैर विघटित होने वाला कचरा मानव अपशिष्ट से अलग किया जा सकता है। यह तकनीक रेलवे को मौजूदा जैव शौचालयों से 7 गुना सस्ता विकल्प दे सकती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।